हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं आपके लिए और इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ने से पहले आप पिछला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें अपन ने डिस्कस किया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। क्लियर है। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से अपन किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। हमने आपको यह बताया था कि चाहे आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप निकालो, दोनों के बीच में रिलेशन होता है इक्वलिटी का, दोनों इक्वल होते हैं, बट साइन का इफेक्ट पड़ता है। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका आ रहा है -0.76 वोल्ट जिंक के लिए आया था, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 वोल्ट आएगा। क्लियर है नहीं है। ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी, किस तरह से निकालते हैं, नंस्ट इक्वेशन का क्या एप्लीकेशंस होती है ये सब देख लिया था। और सबसे मेन नंस्ट इक्वेशन जो होती है ये क्या यूज आती है। नंस्ट इक्वेशन की सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन पर सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पूरे की पूरी सेल जो बनती है उसका भी अपन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद अपन ने अगर अपन को स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेल पोटेंशियल निकालना हो तो अपन को स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या निकालनी पड़ेगी, कैथोड का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और एनोड का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो वो अपन निकालते हैं SHE के साथ कनेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को SHE के साथ कनेक्ट करते हैं और उसका अपन क्या निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे देखो जिंक का निकालना है, SHE के साथ जिंक को कनेक्ट करो, इसका पोटेंशियल निकल आएगा। क्लियर है। SRP निकल आएगा, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकल आएगा। कॉपर को कनेक्ट कर लो SHE के साथ, उसका निकल आएगा। दोनों को फिर आपस में कनेक्ट कर दो, जिंक और कॉपर को, डैनियल सेल बन जाएगी। क्लियर हो रहा है ना। उस डैनियल सेल का किसी भी कंसंट्रेशन पर आपको पोटेंशियल निकालना हो, नंस्ट इक्वेशन यूज कर लो। क्लियर हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन को क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी एक सीरीज पढ़नी है, उसके बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत सारी ट्रिक्स इस सीरीज को याद कराने की हैं, बट उन ट्रिक्स से सवाल नहीं आता है, ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और ना ही आपके किसी बोर्ड के एग्जाम में सवाल आता है। कॉन्सेप्ट पर सवाल आएगा। इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखा हुआ क्या है। सीरीज में इसमें अलग अलग एलिमेंट्स को रखा गया है, चाहे वो मेटल्स हो चाहे वो नॉन मेटल्स हो। उन एलिमेंट्स को उनके SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर रख दिया है। क्लियर। हमने क्या किया, सभी एलिमेंट्स का SRP निकाला हुआ है। कैसे निकालते हैं SRP, SHE के साथ कनेक्ट करके। क्लियर है। और उन सभी एलिमेंट्स का SRP इस सीरीज में रखा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द सीरीज इन विच एलिमेंट्स placed in the order of their SRP, their increasing SRP, you can say increasing value of SRP, called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर हुआ। ठीक है। सीरीज ऐसी जिसमें एलिमेंट्स को रखा हुआ है उनके इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ SRP के बेस पे। ठीक है नहीं है। इस तरह से अपन उसको रखते हैं। ठीक है। इस सीरीज को अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हमने बताया IUPAC ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल ही माना है। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए वैल्यू के बेस पे ये सीरीज बनाई। ठीक है। अब अगर अपन बात करें इस सीरीज को अपन किस तरह से लर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो इस सीरीज को लर्न करने की एक ट्रिक है हमारे पास। उस ट्रिक से पहले अपन विदाउट ट्रिक इस सीरीज को देखते हैं कि SRP के बेसिस पे किस तरह से अपन ने एलिमेंट्स को रखा हुआ है। क्लियर है। चलो तो लेट्स ट्राई। तो इसको अगर अपन देखें कि किस तरह से रखा हुआ है, तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीरीज बना रहे हैं अपन, यहां मैं लिख देता हूं रिएक्शन। ओके। रिएक्शन यहां मैं लिख देता हूं रिप्रेजेंटेशन कि हम उस सेल को या उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं उसका SRP वैल्यू। कोई प्रॉब्लम।
यहाँ अपन क्या लिख देते हैं उसका एसआरपी वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले जैसे सबसे ऊपर इस सीरीज में सबसे टॉप पर जो एलिमेंट रखा हुआ है वो लिथियम है, तो लिथियम कैटायन ने इलेक्ट्रॉन लेकर रिडक्शन किया। ठीक है, ये होगी हमारी रिएक्शन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, अपन रिप्रेजेंट करेंगे E0 Li प्लस स्लैश Li, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिथियम के एसआरपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैल्यू यहाँ है एसआरपी की और रिप्रेजेंटेशन यहाँ है, उससे रिलेटेड रिएक्शन ये रही रिडक्शन की। सब कुछ क्लियर है एकदम। ये रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और उसकी एसआरपी की वैल्यू। एसआरपी की वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट। क्लियर है, ये सबसे कम वैल्यू है। नेगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू है, वैसे सबसे कम वैल्यू है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ एलिमेंट ऐसे यहाँ पे रखे हुए हैं, उनको छोड़ देते हैं। सारी सीरीज अपन रटेंगे नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, लिथियम के बाद आ जाता है हमारा जिंक। जिंक +2, उसी तरह से लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और ये बन गया जिंक। रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारा E0 जिंक +2 स्लैश जिंक। क्लियर है, और जो एसआरपी की वैल्यू होती है वो होती है -0.676 वोल्ट। एसआरपी की वैल्यू कैलकुलेट की थी अपन ने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की थी पिछले लेक्चर में जिंक के लिए। उसको SHE के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको पूरा सेल बन जाता है। पोटेंशियल जो आता है वोल्टमीटर का उसका x मान लेते हैं अपन। क्लियर है, और उसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद कुछ एलिमेंट देखे तो फिर उसके बाद हमारे पास आया आयरन, Fe+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बन गया Fe, और इसका अपन लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन E0 Fe+2 स्लैश Fe, और उसके बाद इसका पोटेंशियल होता है -0.45 वोल्ट एसआरपी। क्लियर है नहीं है, ये देखो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसआरपी है। माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो एक्चुअली में बड़ा होता है, ये मैथ के अकॉर्डिंग है ना, तो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसआरपी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब अपन बात करते हैं Fe+2 की बात कर ली अपन ने। अब अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, जो इसके बॉर्डर पर है बिल्कुल बीच में, H+2H++2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया हाइड्रोजन। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं, ये देखो 2 हाइड्रोजन के एटम्स के लिए तो रिएक्शन लिख दी, लेकिन आप इसको 1 हाइड्रोजन के एटम्स के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह हाफ लगा के लिख सकते हैं, है ना। मैंने SHE पढ़ाया था तब आपको बताया था। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या लिखेंगे एसआरपी, तो इसका होता है 0 वोल्ट, क्योंकि अपन को पता है ये क्या चीज है SHE, ये क्या है बोलो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है नहीं है, इसका कितना माना था एसआरपी हमने 0, और ये बाकी का इसी के रेस्पेक्ट में निकाला था ना, ये रिलेटिव एसआरपी है। ठीक, क्लियर, क्योंकि एब्सोल्यूट एसआरपी तो हम निकाल ही नहीं सकते ना, एब्सोल्यूट के लिए तो कैसे निकालेंगे, सेल ही नहीं बना सकते अकेले का, तो उसको SHE के साथ तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा ना हमको, इसका 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ एलिमेंट आए, बहुत सारे एलिमेंट छोड़ दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है कॉपर, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, और ये बन गया कॉपर। इसका रिप्रेजेंटेशन E0 Cu+2 स्लैश Cu। ठीक है, और इसके लिए होती है, अब प्लस में आएगी, देखो 0 से अब बढ़ती जा रही है ना वैल्यू, तो प्लस में चली गई 0.34 वोल्ट। क्लियर है नहीं है, 0.34 वोल्ट आ जाएगी। ओके, अच्छा उसके बाद कुछ एलिमेंट आ जाएंगे, और उसके बाद अपन ये देखते हैं कि कॉपर के बाद आता है हमारे पास सिल्वर। सिल्वर प्लस बहुत सारे आते हैं बीच में, मैं मेन ले रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया हमारा सिल्वर। इसका हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे E0 सिल्वर प्लस स्लैश सिल्वर से। ठीक है, और वैल्यू होती है +0.80 वोल्ट। वैल्यू कितनी होती है, +0.80 वोल्ट। क्लियर है, अच्छा अब इसके बाद हमने कुछ एलिमेंट लिए और हम लास्ट एलिमेंट पर पहुंच गए। ठीक है, लास्ट एलिमेंट हमारा है फ्लोरीन। ठीक है ना, फ्लोरीन बन गया 2F नेगेटिव, और इसका रिप्रेजेंटेशन वैसे ही लिख लेते हैं कि एक फ्लोरीन एटम के लिए E0 F2 1/2, ठीक है, स्लैश F नेगेटिव, इस तरह लिख लिया हमने। ठीक है, और ये बन गया हमारा +2.87 वोल्ट, +2.87 वोल्ट। क्लियर है, तो ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें सबसे ऊपर जो एलिमेंट है, ठीक है ना, वो है लिथियम। ठीक है, सबसे टॉप पे, और सबसे बॉटम में जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। अब इस सीरीज में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी, जो एलिमेंट सबसे ऊपर है उस एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर, ध्यान से देखना, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होती है। सबसे कम रिड्यूस होना चाहता है वो, सबसे कम रिड्यूस होना चाहता है लिथियम। रीजन सुनो, इसके एसआरपी की वैल्यू सबसे कम आ रही है।
भाई इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नेगेटिव में 3.05 है ना, तो बहुत ही कम रिड्यूस होना चाहता है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन के प्रति टेंडेंसी ज्यादा है, रिडक्शन के प्रति टेंडेंसी बहुत ही कम। वही दूसरी ओर अगर अपन सबसे नीचे वाले एलिमेंट को ले जो कि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, अपने जानते हैं। सबसे तेज रिडक्शन इसका होता है, मतलब इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है। कम क्यों है? क्योंकि इसका नेगेटिव में है एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उस चीज को दिखा रहा है कि आपका रिडक्शन कैसे हो रहा है। नेगेटिव में रिडक्शन हो रहा है, मतलब टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, सबसे ज्यादा हो रहा है रिडक्शन, टेंडेंसी पॉजिटिव में सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन किसका होता है, सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी होती है, फ्लोरीन की। और सबसे कम रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी होती है, लिथियम की। अच्छा उल्टा पूछ ले, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी होती है, लिथियम की। सबसे कम ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो इस तरीके की चीजें अपन को यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखने जा रहा हूं, जैसे अगर अपन ऊपर से नीचे चलेंगे, ठीक है, तो ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे चलेंगे तो हम लिख सकते हैं रिड्यूसिंग, ठीक है ना। रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे टेंडेंसी, ऐसे लिख देता हूं मैं, टेंडेंसी टू रिड्यूस, रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, टेंडेंसी टू रिड्यूस इंक्रीज, नीचे की तरफ टेंडेंसी हो रही है रिड्यूस होने की, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस तरह कैसे लिख दिया सर ने, ठीक है। मैं इसको उसी तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। अपन नीचे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है, टेंडेंसी टू रिड्यूस, ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, अप एरो का मतलब बढ़ रही है। अच्छा जिसका रिडक्शन होता है, ध्यान से सुनना, जिस एलिमेंट का रिडक्शन होता है, मतलब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है और खुद रिड्यूस होता है, वो दूसरे एलिमेंट से ही तो इलेक्ट्रॉन निकालता है, समझो। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो किसने दिए होंगे, इसके ऊपर जो एलिमेंट रखे उसने दिए होंगे। नीचे वाले एलिमेंट का अगर रिडक्शन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका एसआरपी ज्यादा है, वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। ऊपर वाले एलिमेंट का एसआरपी कम है, तो वो नीचे वाले के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? जैसे मान लो अगर अपन सिल्वर ले और कॉपर ले, तो सिल्वर और कॉपर में से ज्यादा रिड्यूस कौन होगा, सिल्वर, और ऑक्सीडाइज कौन होगा, कॉपर। अगर ये दोनों एक साथ आमने सामने आ जाएंगे तो इनमें से एक तो क्या होगा, रिड्यूस, और एक क्या होगा, ऑक्सीडाइज। दोनों रिड्यूस थोड़ी हो सकते हैं, जो ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है वो ज्यादा रिड्यूस होगा, नीचे वाला ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो सिल्वर ज्यादा रिड्यूस होगा तो कॉपर क्या होगा, कम रिड्यूस होगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा। हो रही है बात क्लियर सारी, ठीक है। तो टेंडेंसी टू रिड्यूस इंक्रीजेस। अच्छा जो रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा के रिड्यूस होते हैं। समझ रही है कहानी, समझ में आ रही है कहानी। तो टेंडेंसी टू रिड्यूस इंक्रीजेस, ये हमने पहली बात लिख दी। तो सेकंड बात हम क्या लिखेंगे, रिड्यूसिंग नेचर, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज हो रही, मतलब नीचे वाले एलिमेंट बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज हो रही, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? जो जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नहीं होता है? क्लियर है नहीं? तो टेंडेंसी टू रिड्यूस इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो रही है बात? थर्ड चीज हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जो एलिमेंट नीचे की तरफ रखे हुए हैं, जो एलिमेंट नीचे की तरफ रखे हुए हैं, ठीक है, उनका रिडक्शन ज्यादा हो रहा है। और जिस एलिमेंट का रिडक्शन ज्यादा होता है उसको क्या बनाते हैं, एनोड या कैथोड। सोचो कैथोड बनाएंगे ना, कैथोड पर ही तो रिडक्शन होता है, ठीक है। तो नीचे वाले एलिमेंट्स को कैथोड बनाते हैं, ठीक है। तो कैथोड टेंडेंसी इंक्रीज हो रही, कैथोड प्रॉपर्टी, समझ गया ना, कैथोड प्रॉपर्टी नीचे वालों में होती है, वो इंक्रीज हो रही है। या कैथोड प्रॉपर्टी आएगी नीचे की तरफ जाएंगे तो ऐसा समझो। जैसे सपोज करो ये कॉपर है और ये जिंक है, बताओ जिंक और कॉपर में से डैनियल सेल बनता है जिंक और कॉपर से, तो हम कैथोड किसका लेते हैं, कॉपर का या जिंक का, कॉपर का। क्यों? क्योंकि वो रिड्यूस होना चाहता है। और इसका क्या लेते हैं, जिंक का क्या लेते हैं, एनोड, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ये ऐसे पता चला, जिसका एसआरपी कम आ रहा है उसका एनोड बनाओ, जिसका एसआरपी ज्यादा आ रहा है उसका कैथोड बनाओ। न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था, ठीक है। एसआरपी जिसका ज्यादा है उसको कैथोड और जिसका कम है उसको एनोड। ये तीन चीजें आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो। क्लियर है नहीं? है तीन चीजें आपको समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम? बट नीचे की तरफ टेंडेंसी हो रही है रिड्यूस होने की ज्यादा, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगी, तो कैथोड बनाने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। क्लियर?
अच्छा, अगर अपन इस एरो को ऊपर की तरफ के लिए बना दें, ऐसे बना दें ऊपर की तरफ के लिए, तो ऊपर की तरफ उल्टा हो जाएगा, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ जाएगी ऊपर वालों की, क्लियर है नहीं है, तो फिर एनोड बनाने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस है तो आप ऐसे लिख लो, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो इन तीनों को ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपन, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, अपोजिट। समझ गए होंगे मैंने क्या लिखा है, तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, बोलो अपोजिट। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, माइंड में बिल्कुल छप जाना चाहिए ये, ठीक है नहीं, एकदम क्लीन तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम माइंड में ये आपके प्रिंट हो जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आए, ठीक है। चलो नोट कर लिया। तो अब अपन देखते हैं इसमें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की कोई तरीका है क्या, ठीक है। याद करने के तरीके से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके बाद इसको याद करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास x, y, z 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, x, y और z, ठीक है। इनके SRP की वैल्यूज मैं आपको लिख देता हूं। अगर हम इनके SRP की वैल्यूज देखें तो x की है 0.52, ठीक है, इसकी है 0.52, इसकी है नेगेटिव में 3.03 और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है नेगेटिव में 1.07, इस तरह से कुछ रख लो, वोल्ट में आ रही, ठीक है। ये SRP की वैल्यूज हो गई हमारे पास। तो अब आपको ये बताना है इसमें कि सबसे ज्यादा मतलब रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, या आप ये कह दो रिड्यूसिंग एजेंट का इन ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपको लिखना। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, SRP की वैल्यू इंक्रीज हो रही है अगर टॉप से बॉटम, अगर हम नीचे जाते हैं तो SRP बढ़ता है ना, तो नीचे जाते हैं SRP बढ़ता है, SRP बढ़ता है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ती है। कौन सी नेचर बढ़ती है बोलो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इंक्रीज होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है नीचे वाला, क्लियर है नहीं है। तो इनकी अगर इनका SRP बढ़ता हुआ देखें तो SRP की वैल्यू मैं अरेंज कर दूं, इनको SRP ऑर्डर लिखो इनका तीनों का। तो SRP ऑर्डर क्या है, देखो सबसे ज्यादा SRP X का है, उससे कम SRP Z का है, सबसे कम SRP Y का है। ये ऑर्डर लिख दिया आपने SRP ऑर्डर। जो SRP ऑर्डर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर है, और उसका जो उलट एड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर देखें, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑर्डर समझ गए ना, तो वो यही आएगा सेम, कि जिसका SRP ज्यादा है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या आएगा, जस्ट रिवर्स आ जाएगा ना, Y सबसे बेस्ट होगा, Z उस बीच में ही रहेगा, और X सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है नहीं, नोट कर लो इसको, आंसर को नोट कर लिया। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं बहुत ही गजब की ट्रिक, उस ट्रिक से भी आप चाहो तो याद कर लो, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं, किस तरह से इसको अपन याद कर सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स अपन ने छोड़ दिए हैं अभी जो मैंने सीरीज लिखी थी इसमें, ठीक है, बट आपको ये ट्रिक ज़्यादा काम में आने वाली है नहीं, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा काम में आती, कौन सा एनोड बनाया जा सकता है, कौन सा कैथोड बनाया जा सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो सीरीज की शुरुआत ऐसे है कि लिख बा सरकाना, देखो मैं लिख देता हूं, लिख बा सरकाना, ठीक है, इसको इस तरह से लिखो लो, मग अल मंजन, मग अल मंजन क्रो फी को नीपब, नीपब, हाई कोर्ट CURT, हाई कोर्ट है आपका, ये ट्रिक है। लिख बा सरकाना मग अल मंजन क्रोफी,
क्रो फीकोनीपब हाई कोर्ट है आपका, फीकोनीपब हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, अब जरा देखो किस तरह से याद कर सकते हैं। देखो टॉप पे जो एलिमेंट है वो ली है यानी लिथियम, और बॉटम पे जो फ्लोरीन है। यहाँ पर फ्लोरीन ट्रिक में नहीं है, वो तो वैसे याद रहेगा। तो देखो कैसे, देखो लिख बा, तो मैं लिख देता हूं Li के लिख बा, बेरियम सर, स्ट्रोंशियम का, कैल्शियम ना, सोडियम। समझ आ रहा है? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट सबसे ऊपर होते हैं, एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है ये लिथियम, ऑक्सीडेशन इनका फास्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मग, अल, मन, जन, क्रोमियम, क्रो, आयरन, फी, कोबाल्ट, को, निकल, नी, लेड, पीबी है हाइड्रोजन। ये है बॉर्डर पर हाइड्रोजन। इससे ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हैं इनका क्या होगा, SRP नेगेटिव में होगा। समझ गए ना? उसके बाद आ गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हाई कोट, ठीक है ना, हाई कोट हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कोबाल्ट, हाइड्रोजन के बाद हाई कोट पे कोबाल्ट है, पे आ जाएगा हमारा ये वाला लेड, ये वाला Hg है। देखो इनसे 3 बनेंगे, सिल्वर, इस ए से Ag, इस ए से Au गोल्ड, इससे बनेगा हमारा प्लेटिनम। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा क्या होगा, फ्लोरीन। तो ये एलिमेंट्स है जो आपको इस सीरीज में याद रखने। ठीक है, दोबारा लिख लो, लिकबा, सरकाना, मग, अल, सरकाना, लिकबा, लिकबा 3, सरकाना 3, 3, 6, मग 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नीपब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एलिमेंट है, ये याद कर लो। कुछ एलिमेंट रह सकते हैं लेकिन ये कवर कर लेता है मैक्सिमम। क्लियर है नहीं है? तो इस तरह से अपन को याद कर सकते हैं। देखो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ, लिक बा, सर का ना, मग, अल, मन, जन, क्रो, फी, को, नी, पब। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव SRP। इन सब का क्या है, नेगेटिव SRP, नेगेटिव SRP मतलब हाइड्रोजन से छोटा है SRP। मतलब इन सब की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, और हाइड्रोजन के नीचे फिर कौन से शुरू हो जाते हैं, है कोट, हाई कोट यानी CO, है Hg, सिल्वर, गोल्ड, आप, प्लेटिनम और ये फ्लोरीन। ये जनरली हमारे काम आते हैं। अगर आप याद करना चाहो तो फ्लोरीन से ऊपर क्लोरीन, फिर उसके ऊपर ब्रोमीन, फिर उसके ऊपर आयोडीन, ये भी एलिमेंट रखे हुए, हेलोजेंस भी रखे हुए। ठीक है, उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है या नहीं है बोलो? तो ये सीरीज एकदम क्लियर होगी। इन सब का पॉजिटिव SRP आएगा, पॉजिटिव SRP आएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब अपन देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि इस सीरीज से फायदा क्या होगा, हमें क्या चीज हम याद कर सकते हैं इससे। देखो स्पॉन्टेनिटी हम इससे चेक कर सकते हैं। क्या चेक करते हैं इससे? अपन स्पॉन्टेनिटी चेक कर सकते हैं। कैसे? देखो भाई सीधी सी बात है, इसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, एप्लीकेशन क्राइटेरिया कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है टू चेक, हम चेक कर सकते हैं टू चेक स्पॉन्टेनिटी ऑफ EC सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम बनाते हैं ना, वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, उसको चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था, स्पॉन्टेनियस की कंडीशन होती है भैया E सेल की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। ये कंडीशन बताई थी मैंने आपको, E सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है नहीं है? अब E सेल की वैल्यू पॉजिटिव तभी तो होगी जब E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि नंस्ट इक्वेशन से हमें पता है E सेल इक्वल टू क्या होता है, E0 सेल माइनस कुछ कुछ। तो अगर ये बड़ा है, ये पॉजिटिव है, क्लियर है ना, तो ये कुछ भी होगा डिफरेंस पॉजिटिव ही आना है। समझो इस चीज को। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा ना अगर, तो E सेल भी पॉजिटिव होगा। तो E0 सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रही है यहाँ पर, तो E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, E सेल की वैल्यू भी पॉजिटिव है। और E0 सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन बच्चों? तो ये निकालेंगे अपन E0 कैथोड माइनस E0 एनोड कर देंगे। क्लियर है नहीं है? अब कैथोड कौन होता है, जिसका SRP बड़ा होता है।
SRP जिसका हाई होता है उसको अपन कैथोड बनाते हैं क्योंकि उसका रिडक्शन इजीली हो जाता है, तभी तो कैथोड बनेगा। और E0 एनोड, ठीक है, जिसका SRP लो होता है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमने जो मेटल्स लिए हैं, जो एलिमेंट्स लिए हैं, जिनका कैथोड और जिनका एनोड बनाया है, ठीक है, उनके SRP वैल्यूज को अगर यहाँ रखते हैं, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो वो सेल स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है नहीं है? वो सेल क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। अगर नेगेटिव आता है तो वो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है? तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब हम इनको पता कैसे कर सकते हैं? देखो सीरीज हमें पता ही है, किसी भी सेल के लिए अपन लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ठीक है, जिंक कॉपर सेल की, तो जिंक कॉपर सेल में जिंक का हम एनोड बनाते हैं, ठीक है, जिंक का हम क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लो SRP होता है। क्लियर है ना? देख लो सीरीज में भले जिंक ऊपर आता है हाइड्रोजन से, ठीक है, और कॉपर का क्या बनाते हैं अपन? कैथोड। क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है? हाई SRP होता है। जिसका SRP हाई है उसका अपन क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। ठीक है, तो कॉपर का कैथोड बनाती है, इसका SRP हाई है। हाई में से एनोड इन जिंक का SRP घटाओगे लो वाले का, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आते ही सेल पॉजिटिव आएगा, तो दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन। क्लियर है नहीं है? बोलो, नोट कर लो इसको। तो स्पॉन्टेनिटी चेक करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो हमें डाटा दिया हुआ है उससे अपन स्पॉन्टेनिटी चेक कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? बोलो। ठीक है, सेकंड अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, सेकंड एप्लीकेशन की अगर अपन डिस्कशन करें तो वो होता है हमारी डिस्प्लेसमेंट का। कैसे भाई? हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट्स या मेटल्स रखे हुए हैं वो नीचे वाले, देखो सेकंड है हमारा मेटल्स, सेकंड एप्लीकेशन है मेटल्स अबव हाइड्रोजन। मेटल्स अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस, जो हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए मेटल है अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम मिनरल एसिड सॉल्यूशन, मिनरल एसिड सॉल्यूशन। मिनरल एसिड सॉल्यूशन जो होता है हमारा, मिनरल एसिड सॉल्यूशन, उसमें से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं। कौन? ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं इस सीरीज में। क्लियर सी बात है। अब कौन कौन से मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं वो ट्रिक में सब आ ही रहे हैं। ठीक है, जैसे लिक, बा, सर, का, ना, मग, इस तरीके के ये सब मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए। क्लियर है नहीं है? ठीक है, मग, अल, मन, जन, फी, को, नी, पब, ये सब है। क्लियर है? इन सब का नेगेटिव SRP होता है, हाइड्रोजन आता है इसके बाद इस सब ऊपर रखेंगे। तो ये सारे मेटल्स क्या कर सकते हैं? मिनरल एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। कैसे? देखो समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम जिंक का। जिंक को अगर H2SO4 के सॉल्यूशन में या HCl के सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो ये हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हो गई। कैसे? देखो क्या हो रहा है, जिंक 0 से जिंक +2 बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब जिंक को हम एनोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनोड, क्योंकि इसका SRP लो है। ठीक है, यहाँ H+ आयन है, H+ आयन है ना, ये रिड्यूस हो रहे हैं हाइड्रोजन गैस में, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? रिडक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स कैथोड बनेगा। हाइड्रोजन SH हो गया ना, कैथोड बनेगा। क्लियर है? तो देख लो, चेक कर लो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। जिंक ऊपर आ रहा है हाइड्रोजन से, बिल्कुल हाइड्रोजन से ऊपर आता है जिंक। ठीक है, तो जिंक का क्या बनेगा? एनोड बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा, यहाँ पर नीचे आ रहा है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इस तरह से ये सेल रिएक्शन जो होगी ये स्पॉन्टेनियस होगी। ये सेल रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब आपसे होगी। आप जिंक के बर्तन में, जिंक के कंटेनर में H2SO4 को स्टोर करोगे तो खराब हो जाएगा वो H2SO4। क्यों? सारा H2SO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो इसलिए कंटेन नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते अपन। क्लियर हो रहा है? लेकिन अगर हम कॉपर इसकी जगह ले लें तो कॉपर क्या होता है? हाइड्रोजन से नीचे आता है सीरीज में। कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है। ठीक है, तो कॉपर जो होता है वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो कॉपर का जो बर्तन होगा उसमें H2SO4 इजीली हम रख सकते हैं, HCl रख सकते हैं। कैसे? अब यहाँ क्या करेंगे? H+ आयन है, ये कॉपर 0 है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब कॉपर का क्या बनाना पड़ेगा अपन की? ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एनोड बनाना पड़ेगा।
ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कॉपर तो नीचे है तो इसका तो कैथोड बनेगा ना, और हाइड्रोजन ऊपर है तो इसका एनोड बनेगा। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्लियर है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, आप रख सकते हो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अरे जब रिएक्शन होगी नहीं तो इसका मतलब कॉपर के बर्तन में ये रहेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है ना अपने आप। अगर हाँ एनर्जी दोगे कुछ उल्टा सीधा करोगे तो हो भी जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसलिए आपसे तो ये होगी बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है ये। तो इस तरीके की ये दो एप्लीकेशंस होती हैं, और भी कई एप्लीकेशंस हो सकती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ ले इन एलिमेंट्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन किसका होता है, सबसे ज़्यादा रिडक्शन किसका होता है। क्लियर है नहीं, इस तरीके की चीज़ें पूछ सकता है आपसे। क्लियर, ठीक है। अब अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं और वो है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का, बहुत ही गजब और शानदार टॉपिक। और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की शुरुआत करेगा, क्योंकि हम जानते हैं सेल दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसकी स्टडी हमने कर ली, नॉन इक्वेशन SHE वगैरह सब कुछ देख लिया, एप्लीकेशन देख ली, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह सब देख ली। क्लियर। तो अब अपन ये देखेंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और उसके बाद देखेंगे फैराडे के दोनों लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किस तरह से काम करता है, उसके बाद फैराडे का सेकंड लॉ देखेंगे। फैराडे लॉ होने के बाद ट्राई करेंगे अपन कि इस वीडियो में अपन फैराडे फर्स्ट लॉ कवर कर लें। अगले वीडियो में फैराडे सेकंड लॉ कवर करेंगे, और सेकंड लॉ के साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे हमारा कौन सा टॉपिक, बैटरी वाला। चलो तो अब डिस्कस करने वाले हैं अपन इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस का नेम है, किसका नेम है, प्रोसेस का नेम है। क्लियर है। और ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। ये किसमें होता है प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ये आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है हमारा, उसमें ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। इसमें एक्चुअली में अपन कराते क्या है, देखो इसको दो वर्ड्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी दें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएं केमिकल्स को, और केमिकल्स जो है वो ब्रेक हो जाए, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। जैसे हम NaCl को मोल्टन स्टेट में या NaCl को एक्वस स्टेट में, ठीक है, डाइल्यूटेड या कंसंट्रेटेड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराए, तो वो क्या करे, अपने आयंस में ब्रेक हो जाए और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बने, कहाँ, कैथोड और एनोड। तो इस टाइप की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। हम लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ब्रेकिंग इनटू देयर आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है। तो आप लिख सकते हो दिस प्रोसेस include breaking of chemical compounds into their ions by provide electricity called इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस का नेम है जिसमें ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड होता है आयंस में। कंपाउंड जो होता है जैसे NaCl, Na+Cl- आयन में डिवाइड हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली में इस प्रोसेस से क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रहा है ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस प्रोसेस की हेल्प से क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके क्या बना रहा है, केमिकल कंपाउंड ब्रेक हो गई, मतलब रिएक्शन हुई, ठीक है, तो क्या बना रहा है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर। ये बताया था मैंने आपको, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको खत्म कर रहा है, काम में ले रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है, प्रोवाइड होती है फ्रॉम सेल्स, एक्सटर्नल सेल्स या एक्सटर्नल सोर्स। इसको अपन बैटरी भी बोल सकते हैं। हम बैटरी अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाते हैं,
बैटरी लगा करके हम करंट प्रोवाइड करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। उस करंट की हेल्प से जो है वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है इस टाइप से। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो ब्रेक होती है, मतलब केमिकल कंपाउंड्स ब्रेक होते हैं पहले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू डैमेज सेल में बनने देते हैं, और बदले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में दौड़ने लगती है जिससे हम कुछ भी चला सकते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, हम केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे सेल को, तब जाकर के ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगा, केमिकल कंपाउंड ब्रेक करके कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ प्रोडक्ट एनोड पर बनेंगे, कुछ प्रोडक्ट कैथोड पर। इतनी बात क्लियर है, नोट करो, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है एक्चुअली में सेल, क्लियर है। फिर हम NaCl के रेस्पेक्ट में इस पूरी प्रोसेस को पढ़ें, ठीक है। तो किस तरह से ये हो रहा है उसको अपन देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को, ठीक है। सपोज करो ये हमने एक कंटेनर लिया, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर एक हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट साइड में एनोड ले, जैसे पिछले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी एनोड ही लेते हैं। राइट साइड में वहां भी कैथोड लेते थे, तो यहाँ भी कहानी वही है, क्या ले लेते हैं, कैथोड ले, क्लियर है। अब हम क्या कर देते हैं, इस सेल को मैंने बताया था एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करना पड़ता है, यानी इससे हम इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बैटरी का ये जो बड़ा टर्मिनल होता है प्लस, वो इस एनोड की तरफ होता है और माइनस कैथोड की तरफ होता है। तो एनोड पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस 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 चार्ज आ जाता है, और कैथोड पर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस। क्लियर सी बात है, क्लियर है नहीं वो, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर मान लो एक इलेक्ट्रो, ये अच्छा ये क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ, ये है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, नॉन कंडक्टिव होना चाहिए। क्यों भाई नॉन कंडक्टिव इसलिए होना चाहिए, जैसे नॉन कंडक्टिव मतलब ये आप प्लास्टिक का बना सकते हो, ठीक है, ये आप सिलिका जेल का बना सकते हो, सिलिका मिट्टी का बना सकते हो, वगैरह वगैरह। क्यों होना चाहिए ये ऐसा, क्योंकि हम एक्चुअली में बैटरी लगा करके करंट दे रहे हैं, तो वो करंट अगर ये कंडक्टिंग हुआ तो वो करंट इसमें भी आ जाएगा, तो हम इसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, अंदर सारा करंट चलनी चाहिए, करंट की बाहर नहीं, इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक टैंक नॉन कंडक्टिंग। बट इसके अंदर जो हम भरा हुआ हम इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमने ले लिया AC कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये कैसा होना चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए सॉल्यूशन, अब मतलब कंडक्टिव होना चाहिए सॉल्यूशन, कंडक्टिव सॉल्यूशन होना चाहिए। और ये कौन लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से मिलकर बने, या इन दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी, जैसे HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं, MgBr2 ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हो। तो इसको यहाँ डाल दिया, इसमें दो आयन्स होंगे, कैटायन एनायन होगा, उस पर माइनस चार्ज, कैटायन प्लस चार्ज। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे, ऑन करेंगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। उस करंट से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। नेगेटिवली चार्ज एनायन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बोलो, एनोड पर डिस्चार्ज होने के लिए जाएगा, और पॉजिटिवली चार्ज कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पर डिस्चार्ज होने के लिए जाएगा। भाई एनोड और कैथोड जो है ना, इन पर चार्ज प्रेजेंट है, क्लियर है। तो ये चार्ज को जब तक अपने आप से हटा नहीं देते, इनको चैन नहीं पड़ेगा, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अनस्टेबल है। तो इस चार्ज को कैसे हटाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएगी। कैसे, एनायन इलेक्ट्रॉन देके डिस्चार्ज होगा किसको, एनोड को, और कैटायन इलेक्ट्रॉन देके डिस्चार्ज होगा किसको, कैथोड को। पहले आप ये ट्राई किया करो कि एनोड की रिएक्शन लिखो, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर सेल रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे, तो सेल रिएक्शन को सबसे पहले अपन एनोड पर लिखेंगे कि एनोड पर क्या कहानी होगी। भैया एनोड पर चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर आपको पाव याद रखना है, ठीक है, पाव याद रखना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है एनोड पर और वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो पॉजिटिव चार्ज है एनोड पर, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक अंतर होगा, लो लेफ्ट साइड में एनोड होता था, यहाँ भी एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार्ज का फर्क है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चार्ज नेगेटिव होता था और यहाँ चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि बैटरी से खुद से लगाया हुआ है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल पर जुड़ा हुआ है ये रोड, इसलिए प्लस है। क्लियर है ये वो, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है ये किसी इनर्ट मटेरियल के बने हुए हैं, ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोड किसी इनर्ट मटेरियल के बने हुए हैं। इनर्ट मटेरियल जैसे कोई ग्रेफाइट ले सकते हैं, ग्रेफाइट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। ग्रेफाइट या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड एक्चुअली में इनर्ट होता है,
इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, बस कहे आयंस को कि आओ मेरे ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाओ या मेरे ऊपर रिड्यूस हो जाओ। समझ रहे हो ना? खुद से कोई ये रिएक्शन नहीं करता, इसलिए ये इनर्ट होता है। अगर ये भी खुद रिएक्शन स्टार्ट कर देगा तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करा रहे हैं इस इलेक्ट्रोलाइट का तो एक्चुअली में बन क्या रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट से क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी प्रेडिक्शन हम कैसे कर पाएंगे? जब खुद ही इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे, इसलिए ये इनर्ट लेते हैं अपन जनरली। क्लियर है ना? आप एक्टिव ले सकते हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड भी ले सकते हो, जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का, लेकिन हमारे सिलेबस में वो नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इनर्ट इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, ग्रेफाइट या प्लेटिनम का, ये लेते हैं। क्लियर हो गई ये कहानी आपकी? ठीक है, तो एनोड हमने ले लिया भैया पॉजिटिव, पावर लिख दिया पॉजिटिव, एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है? देखो एनोड पर एनायन जाकर के ऑक्सीडाइज होगा, नहीं ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। ऑक्सीडेशन किसका होगा? A माइनस का। ठीक है, A माइनस कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ, और जाकर के इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा A। क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट? बोलो A। क्लियर है नहीं? अच्छा, सेकंड बात हम कर लेते हैं कैथोड। कोई प्रॉब्लम? कैथोड जो होगा हमारा, ठीक है, वहाँ हमको ध्यान रखना है P4 पॉजिटिव तो N4 नेगेटिव, A4 एनोड तो C4 कैथोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, R फॉर रिडक्शन, NCR याद रखना कैथोड। क्लियर है? ये यहाँ क्या हो रहा है? कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? बोलो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन में क्या होगा? कैटायन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये कैटायन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक चीज का यह ध्यान रखना, अगर एनोड पर एनायन ने डिस्चार्ज होते वक्त n इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, n मतलब 2 3 4 या 1 कुछ भी, तो कैथोड पर कैटायन रिड्यूस होते वक्त उतने ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं ले रहा तो बैलेंस करो, लेगा। ठीक है, एनोड पर एनायन इलेक्ट्रॉन देकर के जब डिस्चार्ज होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन कैटायन जो होगा वो ले लेगा। कहाँ पर? कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे वो अपन एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उससे पता चलेगा। क्लियर है? इतना नोट कर लूं। क्लियर है अभी? ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। अच्छा, एक चीज और, इलेक्ट्रोलाइट जो लिया जाता है बच्चों वो दो तरह से लिया जा सकता है, या तो मोल्टन स्टेट में लिया जा सकता है या फिर एक्वस स्टेट में लिया जा सकता है। मोल्टन स्टेट का मतलब हो गया गला हुआ या पिघला हो। जैसे NaCl को गर्म करके पिघला दो, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाओ। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री होता है, 801 डिग्री तक ले जाकर उसको पिघला दो। ठीक है, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। मोल्टन स्टेट में प्रोडक्ट पहचानना इजी होता है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में सिर्फ वो इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। NaCl है तो NaCl पिघली अवस्था में होगा, Na+ और Cl-। क्योंकि एक्वस स्टेट में पानी भी आ जाता है Na+ और Cl- के साथ, H+ भी आ जाता है, OH- भी। फिर वहाँ पर दो टाइप के कैटायन और दो टाइप के एनायन आ जाते हैं। NaCl के साथ पानी है तो Na+ भी होगा, H+ भी होगा कैटायन। रिड्यूस होने के लिए दो टाइप के कैटायन होंगे। और अगर हम बात करें एनायन की, तो एनायन Cl- है और OH- है, दो टाइप के एनायन होंगे। तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन पहले जाकर के इलेक्ट्रोड्स पर प्रोडक्ट बनाएगा। वो कंपटीशन भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। अभी सिर्फ इतना देखो कि यहाँ पर मोल्टन स्टेट में ज्यादा अच्छे से प्रोडक्ट बता सकते हैं। एक ही पॉसिबिलिटी, जो आपको इलेक्ट्रोलाइट में आयन दिख रहे हैं वही प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे सोडियम आयन है तो सोडियम बन जाएगा, क्लोरीन क्लोराइड आयन है तो क्लोरीन गैस बन जाएगी प्रोडक्ट की फॉर्म। लेकिन पानी है एक्वस है तो फिर और भी प्रोडक्ट बन सकता है। क्लियर है? तो और कोई दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, ये चीज आपको और ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक मतलब टिपिकल डिजाइन हो गया। अभी हमने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लिया नहीं। एग्जाम्पल लेने से पहले एक छोटी सी हेडिंग मैं आपको डलवाऊंगा, और वो है फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट डिपेंड करता है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, ये चीज कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। उन फैक्टर्स की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, उन फैक्टर्स की अपन बात कर लेते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, तो हेडिंग अपन लगा लेते हैं फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स विच डिसाइड द प्रोडक्ट, फैक्टर्स विच डिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
मतलब जो हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, कैथोड पर एनोड पर जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको डिसाइड कुछ फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पहला अगर हम फैक्टर देखें, क्लियर है, तो वो होगा हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा बच्चों? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, अरे अगर मान लो NaCl है तो सोडियम और क्लोरीन प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, मोल्टन स्टेट में। MgCl2 है तो मैग्नीशियम और क्लोरीन होंगे। AlCl3 है तो एल्यूमिनियम होगा। MgBr2 भी हो सकता है, मैग्नीशियम और ब्रोमीन होंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे भी डिपेंड करता है। सेकंड है हमारा मीडियम, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो मीडियम भी दो तरह से ले सकते हैं। कौन कौन सा? या तो मोल्टन ले लो, मतलब अकेला सिंगल, या फिर एक्वस ले लो। समझ रहे हो ना? मोल्टन स्टेट में अलग तरीके के प्रोडक्ट दिखाई देंगे और एक्वस स्टेट में आपको अलग तरीके के प्रोडक्ट दिखाई देंगे। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा, उसके बाद हमारा थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है उसका क्या कंसंट्रेशन है। इसमें भी दो केस है, या तो उसको कंसंट्रेटेड लो, भाई कंसंट्रेशन मतलब या तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में लो, या सेकंड हो सकता है डाइल्यूटेड फॉर्म में लो, ठीक है। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर लिया हुआ है तो अपन SRP की वैल्यू देखेंगे, मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे। और डाइल्यूट फॉर्म में लिया हुआ है तो हम अलग तरह से डिस्कस करेंगे। अभी SRP में मत जाओ, अभी इतना देखो, कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया हुआ है तो प्रोडक्ट अलग होंगे, डाइल्यूट फॉर्म में लिया हुआ है तो प्रोडक्ट अलग होंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है। पहला देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या आपने लिया है उस हिसाब से, क्लियर है। उसके बाद सेकंड मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन है या एक्वस है, ठीक है। थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कि आपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया है सॉल्यूशन को या डाइल्यूट फॉर्म में। और लास्ट जो हमने इलेक्ट्रोड डिप कर रखे हैं जिन पर ये सारी कहानी चल रही है, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब नेचर इलेक्ट्रोड दो तरीके के हो सकते हैं, या तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, और यह होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये जनरली दो ही होते हैं, मैंने आपको लिख रखा है, ग्रेफाइट ले सकते हैं अपन, ठीक है, या फिर अपन क्या ले सकते हैं, प्लेटिनम का वायर। अगर ग्रेफाइट या प्लेटिनम के वायर लिए हुए हैं तो ये इलेक्ट्रोड कोई रिएक्शन नहीं करेंगे खुद से, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो ही बनेगा, ठीक है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं, जैसे आप सिल्वर का ले सकते हो, जिंक का ले सकते हो, कॉपर का ले सकते हो, Fe वगैरह का। तो क्या होगा एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में, ये वाले इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। जैसे आयंस इनके पास आएंगे ऑक्सीडाइज होने के लिए और रिड्यूस होने के लिए, तो ये आयन से क्या कहेंगे, रुक जाओ भैया, पहले हमें तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करनी, तो हम भी तो एक्टिव हैं, तुम बाद में आना, ठीक है। वो वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। वो कहानी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ इनर्ट इलेक्ट्रोड का केस भी देखना है, बट ये चीजें हैं तो आपको मैंने बता दी। तो ये चार चीजें आप नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो वीडियो को। क्लियर है? क्लियर है नहीं बोलो? चलो नोट कर लिया। अब अपन दो केस लेते हैं बस, और उसके बाद ये इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक करेंगे, फिनिश, ठीक है। वो दो बहुत इंपॉर्टेंट केस होने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से केस हमको पढ़ने हैं, देखो ध्यान दो। हम क्या करते हैं, ये जो सेल हमने बना रखी है इसको हम छेड़ते नहीं है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। आप दोबारा बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर NaCl ले लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर NaCl। अगर यहाँ NaCl लेंगे तो Cl माइनस आयन और Na प्लस आयन यहाँ पर करंट डालेंगे तो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाएगा। कहानी क्लियर है? NaCl हम भी ले, तो केस फर्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर मोल्टन स्टेट का केस है सबसे पहले, एक्वस नहीं है, मोल्टन स्टेट, क्लियर है। हम लेते हैं NaCl इन मोल्टन स्टेट, NaCl इन मोल्टन स्टेट, क्लियर है। अगर NaCl को मोल्टन स्टेट में लिया जाए तो क्या कहानी चलेगी, तो Cl करंट डालने से Na प्लस और Cl माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे, पानी तो है नहीं जो हो रहा है बनी, तो Cl माइनस आयन जो होगा वो एनोड पर जाके डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन देके, और Na प्लस कैथोड पर जाके। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एनोड की रिएक्शन लिखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एनोड पर क्या हो रहा है, क्लियर है। तो एनोड पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में एनोड पर हमारा Cl माइनस आयन ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करेगा,
ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस आयन, ये होगा। ठीक है, एनोड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो Cl माइनस पर नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन होगा एनोड की तरफ इस आयन का। तो Cl माइनस आयन जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा यहाँ पर, किसमें? Cl माइनस आयन Cl में ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब ये कोई कंप्लीट इक्वेशन नहीं, प्राइमरी इक्वेशन, Cl कुछ होता नहीं है ना, क्लोरीन गैस बनती है, तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। 2Cl बैलेंस करने से अभी भी बैलेंस है, बट प्रोडक्ट ही Cl नहीं, Cl2 है, तो डबल कर देते हैं इसको, 2Cl और 2 2Cl को हम क्या लिख सकते हैं? Cl2, ये गैसियस प्रोडक्ट हो गया। तो ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोराइड नेगेटिव था और क्लोरीन गैस बन गई एनोड पर। प्रोडक्ट याद रखना, मोल्टर स्टेट में जब NaCl को लेते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन गैस। तो हम लिखेंगे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस एट एनोड। और ये एनोड पर जो क्लोरीन गैस बनी है ये कोई रिएक्शन नहीं करेगी एनोड से, क्योंकि ग्रेफाइट या प्लैटिनम क्या है? इनर्ट है, तो रिएक्शन तो करेगी, प्रोडक्ट कोई रिएक्शन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अच्छा उसके बाद कैथोड पर क्या कहानी चल रही है जरा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कैथोड पर भैया चल रहा है रिडक्शन कराओ मेरे ऊपर। तो रिडक्शन किसका होगा? Na+ का। मैंने आपको बताया था जितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं एनोड पर, ऑक्सीडेशन हुआ है एलिमेंट का या आयन का, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिड्यूस होंगे कैथोड पर। ठीक है, तो सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर Na बनाता है, लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब करना है, तो 2 Na लिखते हैं। क्लियर है? 2 सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोडियम जमा होता जाएगा कहाँ पे? कैथोड पर, और क्लोरीन गैस बनती जाएगी एनोड पर। तो सोडियम सॉलिड डिपोजिट हम लिखेंगे, सोडियम सॉलिड डिपोजिटेड एट कैथोड। कैथोड की सरफेस पर कौन डिपोजिट होता चला जाएगा? सोडियम सॉलिड डिपोजिट होता चला जाएगा। किसका? कैथोड। तो दोनों प्रोडक्ट याद होंगे हमको, एनोड पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी और कैथोड पर सोडियम सॉलिड डिपोजिट होगा। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस वाले केस। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा ये वाला केस? ठीक है, अच्छा अब अपन केस ले लेते हैं भैया सेकंड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकंड केस हमारा आता है मोल्टन नहीं, सेकंड केस हमारा आता है एक्वस। सेकंड केस हमारा आता है एक्वस, मतलब पानी साथ में। इसमें भी 2 अलग अलग केस आते हैं, इसमें भी क्या आते हैं? 2 अलग अलग केस आते हैं। एक्वस स्टेट मतलब विद वाटर, NaCl प्लस वाटर, ये कहानी चल रही है। अब इसमें 2 केस हैं। पहला केस क्या आता है? ऐसे नहीं, पहला कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा डायल्यूट, सीधा लिख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl विद वाटर, समझिए ना, मतलब NaCl बहुत सारा है, वाटर बहुत कम है। ये वाला केस हम डिस्कस करें। NaCl तो बहुत सारा ले रखा है हमने, और जो वाटर हमने ले रखा है वो बहुत ही कम है, तभी तो केस कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। क्लियर है नहीं? चलो, तो इस स्थिति में क्या होगा? देखो, इस सेल तो बार बार बनाने की जरूरत है नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl विद वाटर का मतलब ये हो गया कि जैसे ही करंट डालोगे तो क्या होगा? ठीक है, सेल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, सेल में कौन कौन से रिएक्शंस होंगे तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करो कि इलेक्ट्रोलिसिस किस किस का होगा। इलेक्ट्रोलिसिस होगा भैया NaCl का भी होगा इलेक्ट्रोलिसिस और वाटर का भी होगा, दोनों का होगा। ठीक है, तो NaCl का तो जानते हैं क्या होगा? Na+ में और Cl- में होगा इलेक्ट्रोलिसिस, Na+ में होगा, Cl- में होगा। क्लियर है नहीं? और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किस में होगा? H+ में और OH- में। तो अब एक बात बताओ, अगर हम कैथोड की बात करें, पहले एनोड वाली बात करनी है। अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पर यहाँ पर कैटायन जाएंगे, तो Na+ और anion जाएंगे, तो Cl- और OH- दोनों में कंपटीशन रहेगा। 2 टाइप के एनायन है ना, जो पहले जाएगा वही तो ऑक्सीडाइज होगा। ये कहानी, कंपटीशन स्टार्ट हो गया दोनों में, Cl और OH में क्या हो गया? कंपटीशन स्टार्ट हो गया। और भैया अगर कैथोड की कहानी देखें तो कैथोड पर कौन कौन जाने के लिए तैयार बैठे हैं? H+ और Na+, इन दोनों में भी कंपटीशन। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि कौन पहले जाएगा? ठीक है, तो इसके लिए भैया आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिसाइड होगी ये कहानी की पहले कौन जाएगा। अरे एक बात बताओ, ये आयन क्या होना चाहते हैं? रिड्यूस, और ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। तो रिड्यूस कौन होता है? जिसका SR ज्यादा होता है, और ऑक्सीडाइज कौन होता है? जिसका SR कम होता है। समझ में आ रही कहानी? तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों में से देख लो किसका ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में से किसका ज्यादा है वो देख लो, और यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में से किसका कम है वो देख लो, या ऐसे देख लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है।
क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। क्लियर है? या मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, एनोड पर ऑक्सीडेशन होने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल सॉरी। तो इन दोनों में से देखना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है या एसआरपी कम है, इन दोनों में से वो पहले जाएगा। क्लियर है ना? ऑक्सीडाइज होने के लिए, और ये दोनों रिड्यूस होना चाहते हैं, कटा है ना, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एसआरपी देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो पहले जाकर के रिड्यूस होगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देता हूँ वापस से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाले आयन तो आए ही नहीं थे सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करें तो ये वाले आयन तो उस सीरीज में आए ही नहीं थे। क्लियर है? क्लियर है? तो ये सोच रहे होंगे आप। तो अब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस तरह से लिखता हूँ, देखो इसमें आपको ये आयन भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो रटोगे तो रटी जाएगी नहीं आपको सीरीज, इसे कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लो। ठीक है, हम जानते हैं लिथियम है सबसे ऊपर, लिथियम है, फिर सोडियम है, सोडियम है, फिर जिंक है। समझ में आ रही है? लिथियम है, सोडियम है, जिंक है। ठीक है, जिंक है तो फिर उसके बाद Fe है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, Fe है, हाइड्रोजन है। ठीक है, कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, सल्फेट है और फ्लोराइड। ये सारी चीजें हैं भाई, समझ में आ रही है? तो देखो क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड किसका एसआरपी ज्यादा है? किसका एसआरपी ज्यादा है? हाइड्रोक्साइड का एसआरपी ज्यादा है। फिर किसका एसआरपी कम है? क्लोराइड का एसआरपी कम है। इन दोनों में से इन दोनों का क्या होगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन। जब दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऊपर वाले का। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होता है ज्यादा और नीचे वाले का रिडक्शन, तो दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा? क्लोराइड आयन का। क्लियर है? तो हम कहेंगे Cl- हैव लेस एसआरपी, इसका एसआरपी कम है, सो इट गेट ऑक्सीडाइज फर्स्ट, इसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। कहानी क्लियर हुई? ऑक्सीडेशन कैसे होगा? वही दो लगा दो, 2Cl- क्लोरीन गैस यहाँ पर बनती रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। OH नेगेटिव एज इट इज पड़ा रहेगा। इसका भी काम मैं बताऊंगा, मैं ये नहीं जाएगा बट ये एनोड पर नहीं जाएगा। ठीक है, कैथोड पर क्या कहानी चल रही होगी? तो देखो कैथोड पर देखो हाइड्रोजन ये, ठीक है, और सोडियम ये, समझ में आया? ठीक है, ये दोनों रिड्यूस होना चाहते हैं, तो यहाँ पर एसआरपी देखेंगे किसका बड़ा है, यहाँ पे छोटा देखा ना, जिसका छोटा है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ एसआरपी जिसका बड़ा है वो पहले देखेंगे, तो किसका बड़ा है? एसआरपी। नीचे वाले का बड़ा होता है मतलब हाइड्रोजन का बड़ा है, तो हाइड्रोजन पहले रिड्यूस। क्लियर है? नहीं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? H+ है मोर एसआरपी, यहाँ मोर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ रिड्यूस होना है ना, तो जो पहले वही रिड्यूस होगा जिसका एसआरपी ज्यादा हो। H+ है मोर एसआरपी, सो इट गेट रिड्यूस फर्स्ट, बोल क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे बोलो, इट गेट रिड्यूस फर्स्ट। क्लियर है? तो इसको रिड्यूस कर दो, मतलब H+ आयन जो होगा हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा, 2 लगा दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, मतलब दोनों प्रोडक्ट गैसियस हो जाएंगे। पिछले केस में देखा था क्लोरीन तो बन रही थी, ठीक है, लेकिन सोडियम जमा हो रहा था कैथोड पर, अब सोडियम जमा नहीं हो रहा, क्या जमा हो रहा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, मतलब उधर क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, इधर हाइड्रोजन गैस, दोनों की तरफ बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे, बबल्स निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। क्लियर हो गया प्रोडक्ट को? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर नेट रिएक्शन आपको लिखनी है तो वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, किस तरह से लिखते हैं नेट रिएक्शन, इसको नोट कर लिया आपने, ठीक है। नेट रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। पहले एनोड की लिख दो भैया, एनोड की है 2Cl- से क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड की है 2H+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास H+ से रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बन गया, हम लिखेंगे, अच्छा एक बात बताओ, Cl के साथ Na भी है, H+ के साथ OH भी है, Cl के साथ Na भी हम लिखेंगे 2Cl- प्लस 2H+, और ये बन गई हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये तो गैसें हो गई ना, ये तो प्रोडक्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इसके साथ और एक चीज है, Cl के साथ जो Na है उसकी कंसंट्रेशन भी तो है कुछ, वो तो कम हो ही नहीं रहा ना, वो तो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, वो रिड्यूस थोड़ी हो रहा है, तो 2 Na+ बचे हैं, H+ के साथ OH- बचे हैं, कहानी क्लियर हो रही है? वो H+ के साथ OH- भी तो था, तो ये OH- था, ठीक है। इसका क्या होगा, ये 2 बचे हैं, और Na+ का क्या होगा, ये भी बचे हैं भाई। इन दोनों में से तो ये चला गया, तो हाइड्रोजन गैस बना, ये तो बचा हुआ है ना, ठीक है, और इन दोनों में से कौन चला गया, ये चला गया, ये बचा हुआ है, तो OH और Na मिलकर के क्या बना देंगे, 2NaOH, क्या बना देंगे, 2NaOH। क्लियर है? ये है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH। इस प्रोसेस को अपन कैलर सेल भी कहते हैं, ठीक है।
इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होता है ना NaCl प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NaCl, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ NaCl इस प्रोसेस से करते हैं। और इस पूरे सेल को अपन क्या बोलते हैं, कास्टर कैनलर सेल, कास्टर कैनलर सेल, ठीक है। 11th में पढ़ा होगा, यहाँ अपने ध्यान आ रहा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट सोडियम से किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस अगर आपसे कोई ये कहे कि कंसंट्रेशन किसकी डिक्रीज हो रही है, तो आप कहोगे NaCl की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि NaCl में से Cl तो कम होता ही जा रहा है। Na की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बट NaCl की डिक्रीज हो रही है ओवरऑल, Cl कम है। क्लियर है नहीं? pH पर क्या चेंज हो रहा है, तो देखो pH H+ आयन से डिसाइड हो रहा है, H+ आयन कम होते जा रहे हैं, H+ आयन जब कम होते जाते हैं सॉल्यूशन में से तो pH बढ़ता है। और वैसे देख लो NaOH बेस है, तो बेस है तो pH बढ़ेगा, तो pH इंक्रीज होता चला जाएगा। दो चीज ध्यान रखो, NaCl की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, pH इंक्रीज हो रहा है, और सोडियम की कंसंट्रेशन का कोई चेंज नहीं पड़ेगा। NaCl की कंसंट्रेशन भी इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पर Cl लगातार कंज्यूम हो रहा है और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। बोलो ये वाला केस एकदम क्लियर हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट एकदम क्लियर है नहीं है, दोनों प्रोडक्ट गैस है, क्लोरीन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। पिछले से कैसे अलग है, पिछला मोल्टन स्टेट था, यहाँ क्लोरीन गैस तो बनी थी, लेकिन यहाँ में सोडियम मिला था सॉलिड, यहाँ सोडियम नहीं मिला, क्लोरीन मिली। अच्छा, बाई प्रोडक्ट क्या मिले, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में क्या कंटेनर में क्या पड़ा हुआ है, NaOH, क्या पड़ा हुआ है, NaOH, इसलिए pH भी इंक्रीज हुए से। बहुत क्लियर हो गया, क्लियर हुआ है नहीं हुआ यार, ठीक है। अब लास्ट केस, लास्ट हमारा है डाइल्यूटेड केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी था, ठीक है। मोल्टन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें तो सीधी सी कहानी है, सोडियम जमा हो गया, Cl क्लोरीन गैस बन गई, ठीक है। कंसंट्रेटेड NaCl ना लेकर के अगर बच्चों डाइल्यूट ले तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम मान लो डाइल्यूट NaCl विद वाटर ले, तब से रिएक्शंस किस तरह से बदल जाएंगे। डाइल्यूट NaCl विद वाटर, तो डाइल्यूट NaCl को अगर हम वाटर के साथ लें तो कहानी कुछ इस तरह से चलेगी। डाइल्यूट का मतलब ये होगा, डाइल्यूट का मतलब मोर वाटर एज कंपेयर टू, ज्यादा होगा वाटर एज कंपेयर टू NaCl। NaCl के कंपैरिजन में वाटर बहुत ही ज्यादा होगा, और ये इतना ज्यादा होगा कि अब H+ और OH- आयन की ही चलने वाली है यहाँ पर पूरी की पूरी, Na+ और Cl- आयन की चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। H+ और OH- आयन ही जाकर के प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ SRP का कोई लेना देना नहीं है। डाइल्यूट है तो पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो H+ की भी ज्यादा है, OH में भी कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, तो वो SRP को क्रॉस कर जाती है वो चीज, समझो इस चीज को, ठीक है। पहले तो हम वही देख लेते हैं, NaCl और H2O, तो NaCl बनाएगा Na+ और Cl- और H2O बनाएगा H+ और OH-, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, बनाएगा। इन दोनों में से दो कंपटीशन चलेगा, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन नहीं चलेगा क्योंकि ये दोनों मोर होंगे, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो सीधी सी बात है एनोड पर कौन जाएगा, OH जाएगा, Cl नहीं जाएगा। भले ही इसका SRP कम होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी की टेंडेंसी ज्यादा होगी, लेकिन अब की बार OH जाएगा क्योंकि इसी कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, पर वाटर की ज्यादा है। जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना तो NaCl की कम हो जाती है, डाइल्यूट हो गया ना, समझो इस पॉइंट पर। तो एनोड समझ रहे हो ना, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ OH- का होगा। OH- का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो OH- 4 ले लो, यहाँ पर 4 OH- अगर आप लेते हो तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बनता है यहाँ पर, हाइड्रोजन बनता है और साथ में ऑक्सीजन, इस तरीके की कहानी चलती है। बैलेंस है, 4 OH- लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ पर अगर देखें तो ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, 4 OH से 2 वाटर और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, बस हाइड्रोजन नहीं बनेगा, हाइड्रोजन तो कैथोड पर बनेगा, ठीक है। तो वाटर बनेगा यहाँ पर और ऑक्सीजन गैस बनेगी, 4, ये हो गई एनोड, ठीक है। अब कैथोड की रिएक्शन भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ। कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन किसका, H+ आयन का होगा, रिडक्शन ऑफ H+ आयन, ठीक है। कैसे होगा, वहां पर भी 4 H+ आयन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब है, वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के और क्या बनाएंगे, 2H2, ये कहानी चलेगी, ठीक है। अगर अपन टोटल कर देते हैं, और दिख रहा है बराबर से,
बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ठीक है, दिख रहा है। अगर टोटल कर देते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, इस 4 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये टोटल सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ, टोटल सेल रिएक्शन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। क्लियर है कहानी? 4 OH माइनस और 4 H प्लस मिलकर के क्या बनाएंगे? 4 वाटर के मॉलिक्यूल। तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए यहाँ पर, और क्या मिला? 2 वाटर के मॉलिक्यूल, साथ में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन। ये कंप्लीट सेल की रिएक्शन हो जाएगी। तो एक तरह से इस पूरे सेल में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर चल रहा है। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस वाइन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर चलेगा, ठीक है। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं चलेगा। क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl क्या रहेगी? कंसंट्रेशन ऑफ NaCl भैया कांस्टेंट रहेगी, ना तो Na जा रहा है और ना Cl जा रहा है रिएक्शन में, H प्लस OH जा रहा है, ठीक है। अच्छा, pH पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट। रीजन बता सकते हो? अरे pH किस चीज से बदलती है? या तो H प्लस कम होने से, H प्लस के चेंज होने से बदलती है, या OH माइनस आयन के चेंज होने से बदलती है। दोनों ही चेंज हो रहे हैं। मतलब जितना H प्लस जा रहा है उतना ही OH जा रहा है। तो H प्लस जाने से pH बढ़ेगी, OH जाने से pH घटेगी। जितनी बढ़ेगी उतनी घट जाएगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। ओवरऑल pH पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ये डाइल्यूटेड NaCl विद वाटर वाला केस, इससे पहले कंसंट्रेटेड NaCl विद वाटर वाला केस देखा था, और उससे पहले हमने मोल्टन स्टेट में NaCl वाला केस डिस्कस किया। क्लियर हो गया सब कुछ? ओके, तो ये था आज का लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 08। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं लेके आऊंगा फेराडेज लॉ। वो क्या करेंगे भाई? वो ये बताएंगे कि अगर सपोज करो हमें कैथोड पर कोई प्रोडक्ट 1 मोल मिल रहा है, तो हम 2 मोल लेने के लिए कितनी करंट डालेंगे, 3 मोल उसको बनाने के लिए कितनी करंट डालेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरीके की चीजें आती हैं फेराडे लॉ में, कि हम कितनी करंट डालें, कितना चार्ज हम इस सेल को दें, जो इस सेल हमने लगाई थी बैटरी को कितना करंट दें, ठीक है, कि हमें इतना प्रोडक्ट मिल जाए। क्लियर है? ये तो वो सब रिलेशंस, करंट का अमाउंट से क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट कितना जमा होगा इलेक्ट्रोड की सरफेस पर, और उसका करंट से क्या लेना देना, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे फेराडे के लॉज में। 2 लॉ है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उनको कंप्लीट कर लेंगे, 9वीं लेक्चर, और उसके बाद एक लेक्चर और रहेगा जहां तक है उसमें अपन अपलोड करेंगे आपकी बैटरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इतना नहीं। बैटरी और कोरोजन के बारे में बता देंगे आपको, कितने टाइप की बैटरी होती है, फ्यूल सेल क्या होता है, कोरोजन चैप्टर कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।